दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में ऐसी होती है जो पहले तो फ्लॉप करार दे दी जाती है और बाद में धीरे धीरे उसकी सक्सेस का ग्राफ इतना बढ़ता है कि वे यादगार फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गाइड से जुड़ी उन बातों के बारे में जो आपकी नॉलेज में शायद ही होंगी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिल्म गाइड हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी बन चुकी है। इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन के ठीक 10 महीने पहले रिलीज हुआ था। फिल्म गाइड की पहली स्क्रीनिंग 6 फरवरी 1965 को अमेरिका में मानी जाती है। ये काम शायद फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिलाने के लिए किया गया हो। हालांकि इस फिल्म को विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला, लेकिन लास्ट वाली लिस्ट में यह जगह नहीं बना पाई। इसके बाद इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ किया गया। दोस्तों, यह फिल्म फिल्म फेयर पुरस्कारों में 9 नामांकन पाकर 7 अवार्ड जीतने में सफल भी रही थी। इस फिल्म को समय से बहुत आगे की फिल्म माना गया था, और वो शायद इसलिए कि इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन मैरिड होते हुए भी न सिर्फ पराये मर्द से प्रेम करती है, बल्कि अपने पति को साफ साफ बता देती है कि मैं बेवफाई करूंगी तो खुलेआम करूंगी, काम का बहाना बनाकर घने जंगल में चुपके चुपके नहीं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब भारतीय सिनेमा इतना आगे नहीं निकला था और औरतों की आज़ादी की बातें भी इतनी नहीं सुनी जाती थी। लेकिन आर के नारायण के नॉवल द गाइड में ये बात थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता पर्ल एस बक ने भारतीय लेखक का इतना समय से आगे का नोवेल पढ़ा और वह भी चौंक गई। दोस्तों, अगर आपने बचपन में दूरदर्शन पर मालगुडी डेज देखा है तो ये उन्हीं आर के नारायण का लिखा हुआ है जिन्होंने फिल्म गाइड की मूल कहानी लिखी थी। इस नोवेल के लिए आर के नारायण को साहित्य का एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका था और वह भी मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों। दोस्तों, देव आनंद और पर्ल एस बक ने मिलकर इस फिल्म को बनाने का फैसला कैसे किया, इसके पीछे भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, बीके कंजरिया उन दिनों फिल्म फेयर पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। एक दिन बीके कंजरिया एक विदेशी महिला के साथ देव आनंद से मिलने पहुंच गए। इस महिला का जब देव आनंद से परिचय कराया गया तो देव आनंद बहुत खुश हुए कि इतनी बड़ी हस्ती उनसे मिलने आई है। उनके साथ डायरेक्टर टेड डेनियलेवस्की भी थे। दोनों मिलकर भारतीय सुपरस्टार देव आनंद के साथ भारतीय कलाकारों को लेकर इंग्लिश में एक फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए एक भारतीय लेखक की नॉवेल भी उन्होंने खरीद ली थी। देव आनंद को इस फिल्म के लिए लीड रोल ऑफर हुआ, लेकिन यह रोल उनको जमा नहीं। वे चाहते थे कि उनको लेकर जब भी इंग्लिश में फिल्म बने तो उसी शान से बने जिस शान से वह इंडियन सिनेमा में काम किया करते हैं। बात बन नहीं पाई तो बात आई गई हो गई। संयोग देखिए कि देव आनंद की अगली मुलाकात निर्देशक टेड डेनियलेवस्की से फिर हुई। वे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में आए थे अपनी फिल्म नो एग्जिट लेकर, और देव आनंद वहाँ पहुँचे थे अपनी फिल्म हम दोनों को लेकर। बर्लिन में देव आनंद की फिल्म की तारीफ भी काफ़ी हुई। दुनिया भर के फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को लेकर कई बातें भी लिखी। लेकिन दोस्तों, असली अफसाना तो अभी लिखना बाकी था। टेड और देव आनंद की जब फिर से मुलाकात हुई तो टेड ने फिर से देव आनंद के सामने इंडो अमेरिकन फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। तब तक किसी ने आर के नारायण की किताब के बारे में देव आनंद को भी बता दिया था, और टेड ने भी फिर उसी किताब का जिक्र वापस से देव आनंद के सामने किया। बर्लिन से देव आनंद लंदन पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने आर के नारायण की लिखी द गाइड तलाशनी शुरू कर दी। बुक स्टोर के मालिक ने देव आनंद से कहा कि किताब अभी तो है नहीं, लेकिन उनके लिए वो ये किताब 24 घंटे के अंदर इंडिया से मंगवा लेंगे। देव आनंद का अगला दिन लंदन बेरी हाउस में बहुत बेचैनी से बीता, और जैसे ही उन्हें ये किताब मिली उन्होंने एक ही बार में इस पूरी किताब को पढ़ डाला। किताब खत्म करने के बाद देव आनंद ने जो पहला काम किया वह यह था कि उन्होंने सबसे पहले पर्ल एस बक को फ़ोन किया और डायरेक्ट उनसे यही सवाल किया कि क्या आप एक इंडियन फिल्म स्टार के साथ में अभी भी इंग्लिश में फ़िल्म बनाने की दिलचस्पी रखती हैं। मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किताब है और किताब का नाम है द गाइड। दरअसल दोस्तों, पर्ल एस बक और टेड डेनियलेवस्की इसी किताब पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव लेकर देव आनंद से भारत मिलने आए थे। तो देव आनंद के सवाल पर पर्ल एस बक ने उन्हें जवाब दिया कि बिल्कुल, मैंने भी ये किताब पढ़ी है और हमें इसके लिए मिलना चाहिए। देव आनंद लंदन से सीधा अमेरिका पहुंचे। ये उनकी पहली अमेरिका की यात्रा थी। देव आनंद ने सोचा कि अब जब अमेरिका आ ही गए हैं तो क्यों ना हॉलीवुड देख लिया जाए। तो वे मैनहट्टन के पास लॉस एंजलिस पहुंचे और वहां पर बेवर्ली हिल होटल में रुकने के बाद वहीं से उन्होंने मैसूर में रह रहे आर के नारायण को फ़ोन लगा दिया। देव आनंद की आवाज़ सुनते ही आर के नारायण रोमांचित हो गए। देव आनंद ने आर के नारायण से कहा कि आप और मैं दोनों हॉलीवुड जा सकते हैं एक शानदार तरीके से, बशर्ते आप मुझे आपकी नॉवल द गाइड पर फिल्म मेकिंग के लिए राइट्स दे दें। तब आर के नारायण का जवाब था कि तुम मुझसे आकर मिलते क्यों नहीं। हॉलीवुड से देव आनंद बेंगलोर आए और वहां से ड्राइव करते हुए मैसूर पहुंचे। सौदा पक्का हो गया।
देव आनंद फिर वापस अमेरिका गए, पॉल एस बक से मिले, फिल्म के इंग्लिश वर्जन के लिए डील पक्की हुई और हिंदी वर्जन के लिए किताब को ट्रांसलेटेड किया गया। हिंदी फिल्म की कहानी को उस समय के दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिर से गढ़ा गया और यह काम फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद ने बखूबी किया। दोस्तों, फिल्म गाइड के इंग्लिश वर्जन की लेंथ थी लगभग 2 घंटे और हिंदी वर्जन की लेंथ रही थी 2 घंटे और 47 मिनट के आसपास। बाकी के 47 मिनट में वे सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल हिंदी फिल्म में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का जिक्र जरूर करेंगे कि कहानी के लेखक आर के नारायण को इंग्लिश में बनी फिल्म द गाइड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यहाँ तक कि उसे उन्होंने द मिसगाइडेड गाइड तक कह डाला था। हालांकि दोनों ही फिल्मों में स्टोरी राइटर की जगह आर के नारायण का नाम ही दिया गया था और इंडिया वाली फिल्म के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, जब फिल्म बननी स्टार्ट हुई तो फिल्म के लिए कास्टिंग शुरू हुई। फिल्म के इंग्लिश वर्जन का डायरेक्शन कर रहे थे टेड डेनियलेवस्की और हिंदी वर्जन का डायरेक्शन कर रहे थे देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद। हालांकि हिंदी वर्जन का डायरेक्शन पहले करने वाले थे देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद। फिल्म के लिए देव आनंद, वहीदा रहमान और किशोर साहू की कास्टिंग फाइनल की जा चुकी थी। देव आनंद के होम प्रोडक्शन नवकेतन और देव आनंद की यह पहली कलर फिल्म होने वाली थी और यह एक बहुत बड़े बजट वाली फिल्म भी होने वाली थी जिसे प्रोड्यूस भी देव आनंद ही करने वाले थे। दोस्तों, चेतन आनंद चाहते थे कि अभिनेत्री लीला नायडू इस फिल्म की हीरोइन हो और चेतन आनंद की एक प्रॉब्लम यह भी थी कि वे किसी की सुनते भी नहीं थे और क्योंकि दोनों ही फिल्मों की शूटिंग लगभग साथ ही चल रही थी तो टेड डेनियलेवस्की और चेतन आनंद की भी जम नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि चेतन आनंद को फिल्म में हीरोइन के तौर पर वहीदा रहमान एक भी टाइम जमी नहीं। उनका कहना यह था कि वहीदा इंग्लिश वर्जन में ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल पाएगी। लेकिन तब देव आनंद ने कह दिया कि फिल्म गाइड की रोजी मार्को अगर कोई बनेगी तो वह होगी सिर्फ और सिर्फ वहीदा रहमान। इसी बीच भारत सरकार की एक चिट्ठी चेतन आनंद के पास आ गई जिसमें उन्हें युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत की शूटिंग के लिए इजाज़त मिल गई थी। फिल्म हकीकत चेतन आनंद का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सो भाइयों ने आपस में तय किया कि चेतन आनंद इस फिल्म को छोड़कर हकीकत का डायरेक्शन करेंगे। चेतन आनंद की फिल्म छोड़ देने के बाद राज खोसला का नाम भी फिल्म गाइड के डायरेक्टर के तौर पर चला, लेकिन बताते हैं कि वहीदा रहमान उनके साथ काम करने में सहज नहीं थी। तब जाकर विजय आनंद ने इस फिल्म का डायरेक्शन संभाला और यह उनका हिंदी सिनेमा में बेहतरीन निर्देशन माना जा सकता है और इसी के लिए विजय आनंद को सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, यह नवकेतन फिल्म्स की पहली रंगीन फिल्म थी जिसके लिए फिल्म के सिनेमाटोग्राफर फेली मिस्त्री हॉलीवुड जाकर नई टेक्निक भी सीख कर आए थे और फिल्म के दोनों वर्जन हिंदी और इंग्लिश दोनों की सिनेमाटोग्राफी फेली मिस्त्री ने ही की थी। यहाँ तक कि फिल्म के दोनों वर्जन में म्यूजिक एस.डी. बर्मन का ही था। जहाँ फिल्म गाइड का शानदार म्यूजिक एस.डी. बर्मन ने कंपोज किया था तो फिल्म के अंग्रेजी वर्जन का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एस.डी. बर्मन ने ही तैयार किया था। दोस्तों, अगर फिल्म गाइड को हिंदी सिनेमा में क्लासिक का दर्जा हासिल है तो इसकी मेकिंग को लेकर फिल्म में हर किरदार का चरित्र बहुत ही सेंसिटिव था। जरा सा भी इधर या उधर होना उसे हीरो या विलेन के खांचे में डाल सकता था और फिल्म के गानों के दौरान किया गया फेली मिस्त्री का कैमरा वर्क एक मिसाल है। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गाने आज फिर जीने की तमन्ना है जिसे चित्तौड़ के किले में फिल्माया गया था जहां रानी पद्मिनी को देखने अलाउद्दीन खिलजी आया था और राजा रतन सिंह ने एक शीशे में अलाउद्दीन खिलजी को अपनी रानी की एक झलक दिखाई थी। इस रेफरेंस की एक झलक इस गाने में ऐसे देखने को मिलती है कि वहीदा रहमान उस गाने के दौरान वहीं सीढ़ियों पर आकर खड़ी होती है जहां कभी रानी पद्मिनी रुकी थी और देव आनंद दूर ऊपर वाले कमरे में वहीं पर जहां अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। दोस्तों, फिल्म गाइड के इंग्लिश और हिंदी वर्जन के कई कलाकार भी अलग अलग लिए गए थे। फिल्म के इंग्लिश वर्जन में जहां 2 मंझे हुए कलाकार के.एन. सिंह और इफ्तिकार अहम रोल में दिखाई दिए थे तो हिंदी वर्जन में दोनों ही नदारत थे। दोस्तों, फिल्म गाइड को यादगार फिल्म बनाने में इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ है और उन गानों का जिक्र करना भी बनता है। दोस्तों, दरअसल फिल्म गाइड के गीतकार के तौर पर पहले हसरत जयपुरी को साइन किया गया था। हसरत जयपुरी ने फिल्म के लिए गीत का मुखड़ा लिखा, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। कहते हैं इस मुखड़े पर देव आनंद ने आपत्ति जताई तो हसरत जयपुरी ने फिल्म ही छोड़ दी। आनंद फानंद में गीतकार शैलेंद्र को बुलाया गया। शैलेंद्र ने पहले तो गाने लिखने से मना कर दिया कि वे सेकंड चॉइस गीतकार नहीं बनना चाहते, लेकिन देव आनंद के मनाए जाने पर और खुद के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म तीसरी कसम से हुए कर्जे से उबरने के लिए उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर ही दी। एक गीतकार का दूसरे गीतकार को सम्मान देना भी कोई गीतकार शैलेंद्र से सीखे। शैलेंद्र ने हसरत जयपुरी का लिखा मुखड़ा दिन ढल जाए हाय रात न जाए बरकरार रखा और पूरे गाने को इसके आगे से तैयार किया। दोस्तों, गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म गाइड के गीत उस दौर में लिखे जब उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी।
हालांकि फिल्म गाइड के लिए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला और वे इस फिल्म की कामयाबी देखने के लिए ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह सके। गीतकार शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन की जुगलबंदी में फिल्म गाइड नंबर 1 फिल्म मानी जा सकती है। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन फिल्म की मेकिंग के समय काफ़ी बीमार पड़ गए थे। यहाँ तक कि फिल्म के लिए उन्होंने किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को लेने की भी बात देव आनंद से कर दी थी, लेकिन देव आनंद ने उनके फिट होने का इंतज़ार किया और आखिरकार बना फिल्म गाइड का इतना शानदार म्यूजिक। 260 के दशक के शुरुआत में हालांकि एस.डी. बर्मन के करियर का ढलान का वक्त चल रहा था। वे अपने असली हुनर को दिखाने के लिए एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसमें वे म्यूजिक देकर इंडस्ट्री में फिर से कायम हो सके। उन्होंने फिल्म के गानों को बनाने के लिए अपनी धुनों का पूरा पिटारा खोल दिया था। फिल्म के गाने गाता रहे मेरा दिल की धुन को कंपोज करने के लिए उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की थी। इस गाने को पहले रिकॉर्ड किया गया था और पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद इसे फिल्म में जोड़ा गया था। फिल्म के एक गाने मोसे छल किए जाए में पंडित शिव कुमार शर्मा ने तबला बजाया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तबला वादन से ही की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान संतूर बजाने में लगा दिया। ये एकमात्र इंडस्ट्री का ऐसा गाना है जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा ने तबला बजाया है और वह भी आर.डी. बर्मन के बहुत कहने पर। फिल्म के गाने अल्लाह मेघ दे पानी दे की धुन को बंगाली गायक अब्बास उद्दीन अहमद के गाए एक लोकगीत से उठाया गया था। दोस्तों, फिल्म का बेहतरीन गीत आज फिर जीने की तमन्ना है रिकॉर्ड होने के समय देव आनंद को कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन विजय आनंद की रिक्वेस्ट पर उन्होंने गाने को शूट करने का फैसला किया। फिर गाने को देखने के बाद देव आनंद ने यह तय किया कि फिल्म में यह गाना रखा जाना चाहिए। दोस्तों, फिल्म गाइड को फिल्म फेयर पुरस्कारों के दौरान संगीत की किसी भी कैटेगरी में पुरस्कार नहीं मिला था। इतने शानदार गाने होने के बावजूद भी न तो कोई अवार्ड गीतकार शैलेंद्र को मिला और न ही संगीतकार एस.डी. बर्मन को। उस साल म्यूजिक की सारी कैटेगरी के पुरस्कार मिले फिल्म सूरज को, जिसके गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इसी फिल्म सूरज के गाने बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था और लता मंगेशकर फिल्म गाइड के गाने आज फिर जीने की तमन्ना है के लिए ये पुरस्कार ना पा सकी। बताया जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने यह पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया था। इस पुरस्कार को लेकर इतना बवाल मचा था कि अगले ही साल में फिल्म फेयर के पुरस्कारों में प्लेबैक सिंगर के पुरस्कारों के लिए मेल सिंगर और फीमेल सिंगर की कैटेगरी अलग अलग करनी पड़ी थी। दोस्तों, फिल्म गाइड के प्रीमियर में पूरी इंडस्ट्री ने शिरकत की थी। फिल्म का सब्जेक्ट अनकन्वेंशनल होने की वजह से किसी भी मेहमान दर्शक ने इस फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को उनके काम के लिए बधाई नहीं दी, जिससे विजय आनंद का दिल काफ़ी आहत भी हुआ था। फिल्म जब रिलीज़ की गई तो शुरुआत में हाउसफुल चली, लेकिन कुछ सर्किटों को छोड़कर फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी कमी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि दर्शक फिल्म की एंडिंग को समझ नहीं पा रहे थे। एक बार जब दर्शकों को यह फिल्म समझ में आई तो कलेक्शन फिर से उठने लगे और यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री बन गई थी। 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे कई अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। फिल्म को इसकी रिलीज़ के 42 साल बाद 2007 में कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था और इसे 38वें एकेडमी अवार्ड की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तौर पर भी एंट्री मिली थी। फिल्म गाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल रिलीज फिल्म रही थी और बाद में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिल गया था। फिल्म 2 भाषाओं में बनी थी। इंग्लिश वर्जन का नाम था द गाइड और हिंदी वर्जन का नाम था गाइड। दोनों ही फिल्में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने आज तक फिल्म गाइड नहीं देखी है तो देखना मत भूलिएगा। फिल्म की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम शूटिंग उदयपुर में हुई थी। फिल्म का एक गाना चित्तौड़ किले पर फिल्माया गया था और फिल्म के क्लाइमैक्स के सारे सीन गुजरात के लिमड़ी कस्बे के पास शूट किए गए थे, जहां से भागावो नदी निकलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।